अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ एहसान उल हक एडवोकेट। कैसे हैं आप लोग? अच्छा, बात ये है कि हमने अपना एक चैनल प्रॉपर्टी के लिए आप लोगों के लिए शुरू किया है, जिसमें प्रॉपर्टी के तमाम मामलात की जो है ना मालूमात दी जाती है। और ये बहुत अच्छा चैनल है। वो लोग जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड होते हैं, ख़रीदते हैं, बेचते हैं या कारोबार करते हैं, या जो लोग प्रॉपर्टी रखते हैं, उनकी मालूमात में अगर कमी हो तो ये उन लोगों के लिए ये चैनल हमने बनाया है। तो इसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपने देखे भी होंगे। बहुत सारे लोगों ने हमें सब्सक्राइब भी किया है और बहुत सारे लोग हमारे चैनल देखते भी हैं। बहुत शुक्रिया। दूसरा ये है कि ये चैनल हमने इसलिए बनाया है कि भाई आप लोग इससे मुस्तफ़ीद हों और हम अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको इसमें डिलीवर करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी। रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी ये क्यों ज़रूरी है और क्यों किया जाता है, इसके लिए हमने आज ये टॉपिक आपके लिए चूज़ किया है कि आप इससे सीखें कुछ। बात यह है कि प्रॉपर्टी जो है वो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। मिसाल के तौर पे पहले आप एग्रीमेंट करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें अपनी टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करते हैं कि भाई मैं इस तरीके से मैं पेमेंट दूंगा, इस तरीके से आपने ड्यूज़ क्लियर करना है, यानी जो भी बातें होती हैं उसमें तय हो जाती है। उसके बाद जब वो एग्रीमेंट जो है वो जब पूरा होने की तरफ आता है, उसका टाइम भी होता है, उस टाइम में तो फिर वहाँ पर एग्रीमेंट की जगह हम डीड तैयार करते हैं। पहले हमने किया था सेल एग्रीमेंट, अब हम करेंगे सेल डीड। इसको सेल डीड भी कहते हैं और कन्वेंस डीड भी कहते हैं। अब कन्वेंस डीड जो है वो क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको ये प्रॉपर्टी कन्वे की गई है, वही कन्वेंस आप वही जब आप सेल कर रहे हैं तो आप वही टर्म्स एंड कंडीशन कन्वे कर रहे हैं उसको जो इसका बायर है। तो लिहाजा इसको कन्वेंस डीड कहते हैं। बहुत सारे लोग सेल डीड भी लिखते हैं, उनकी मर्जी है सेल डीड लिखें, कन्वेंस डीड लिखें, लेकिन मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात ये होती है कि इसमें जो है ना, इसमें ये मामला होता है कि आप जब ये टर्म्स तय होती हैं तो उसके अंदर जो है ना वो बायर जो है वो अपने पैसों को इकट्ठा करता है पेमेंट करने के लिए, और जो वेंडर होता है वो अपने ड्यूज़ वगैरह क्लियर कर रहा होता है। अगर ड्यूज़ क्लियर नहीं कर सके तो परचेजर से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई ये पैसे आप काट लीजिएगा जो भी ड्यूज़ वगैरह के हमारे हैं। तो वो अंडरस्टैंडिंग जाती है तो वो पे कर देता है या तो वो उसको डिडक्ट कर लेता है उसमें से। ये एक मामला हो गया। अब दूसरा ये है कि जब ये डीड बनती है ना तो इसके ऊपर ना स्टैम्प ड्यूटी लगती है। स्टैम्प ड्यूटी वो होती है जो गवर्नमेंट को हम टैक्स देते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। हमारा सिंध गवर्नमेंट है हमारी, तो सिंध गवर्नमेंट ने जो भी शेड्यूल बनाया उसके हिसाब से हम इसको लेके चलेंगे। तो उसमें हम स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं एज पर जो उन्होंने हमें शेड्यूल दिया हुआ उसके हिसाब से। उसके बाद फिर हम जो है ना इसका एक और टैक्स भी होता है जिसे इनकम टैक्स कहते हैं, और इसके ऊपर हम कहते हैं उसको एडवांस टैक्स। तो अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको 1% देना है, अगर आप इनकम टैक्स पेयर नहीं है तो आपको 2% FBR का टैक्स भी देना होता है। जो 1% फॉर द फाइलर एंड 2% फॉर द नॉन फाइलर। दूसरी बात ये होती है कि इसकी एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है, वो वक्तन फ़वक्तन तब्दील होती रहती है। उसका डिस्कस करना इतना अच्छा नहीं है। जब आप कोई काम करें तो मालूमात कर लेंगे इसकी रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, FBR चार्जेस क्या है, स्टैम्प ड्यूटी क्या है, वो सारी आपको पता लग जाती हैं। आजकल जो चल रहा है वो 1% चल रहा है सिंध में, और एक छोटा पे ऑर्डर बनता है तकरीबन 1200-1500 रुपये का जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है, और इसके बाद जो है वो FBR का टैक्स होता है 1%, एडवांस टैक्स होता है, वो आप दे देते हैं। फिर ये जब ये चीज़ें तय हो जाती हैं, तमाम डॉक्यूमेंट तय हो जाते हैं, उस पर स्टैम्प ड्यूटी लग जाती है, तो फिर ये डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए पेश किया जाता है द रजिस्ट्रार ऑफिस। रजिस्ट्रार ऑफिस जो है वो उसको देखता है कि भाई ये प्रॉपर्टी कौन सी है, क्या है, उसका शेड्यूल देखता है, चेक करता है, कागजात देखता है, ओनरशिप देखता है, ID कार्ड्स देखता है, फिर सेलर के ID कार्ड देखेगा, कवाइफ को चेक करेगा, प्रॉपर्टी को चेक करेगा। उनके पास ऑफिस में एक लिस्ट भी होती है जिसके अंदर अगर किसी ने क्लेम किया हो, कुछ किया हो, तो ऑब्जेक्शन को चेक करते हैं कि भाई ऑब्जेक्शन वगैरह तो उसके ऊपर नहीं हुई। वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद जब वो मुतमईन हो जाते हैं तो फिर वो आपके लिए वो सेल डीड कर देते हैं। और सेल डीड जो है वो रजिस्टर होती है। और रजिस्टर क्यों होती है, ये एक बड़ा मसला है कि वो रजिस्टर हम क्यों कराएं।
हम तो घर में बैठ के भी इस काम को कर सकते हैं, हम सेल एग्रीमेंट में भी इस काम को कर सकते हैं। तो हमें इतने पैसे गवर्नमेंट को देने की ज़रूरत क्या है? पिछले दिनों तो 8% तक टैक्स था मिला के, तो 8% का अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 8 लाख रुपए जा रहे हैं उसके ऊपर। तो अभी तो उन्होंने कम कर दिया है, कुछ तब्दीली की है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि 8 लाख रुपए देने का कोई तो मकसद होगा ना, वरना तो हम घर में भी बैठ के सेल एग्रीमेंट कर सकते हैं, चीज़ों को ले सकते हैं, पोजीशन ले सकते हैं, ज़रूरत ही नहीं। लेकिन इसलिए ज़रूरी होता है कि आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है ना, और जो प्राइवेट डीड होती है आपकी, वो पब्लिक डीड बन जाती है जिस वक्त हम इसको रजिस्टर कराते हैं, और इसकी करेक्टनेस ऑफ प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी चेक हो जाता है। इसके बाद ये जो है ना, ये क्रिएट करता है, डिक्लेयर करता है और रिजॉल्व करता है थर्ड पार्टी के राइट को। वो तीसरा आदमी इसमें दाखिल नहीं हो सकता, और चाहे वो फ्यूचर में हो या चाहे वो हाल में हो। तो इस बेसिस के ऊपर ये पेमेंट की जाती है, और ये जो है आपको सेफ रखता है। इसके लिए हम इसको रजिस्टर कराते हैं, और रजिस्टर कराने के बाद ये राइट्स ऑफ रिकॉर्ड में चले जाता है। प्रॉपर्टी लीज जो होती है वो रजिस्टर होती है, जो लीज प्रॉपर्टी होती है, प्री लीज प्रॉपर्टी होती है, वो रजिस्टर नहीं होती है। तो लिहाजा रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर्टी का लीज होना ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि ये चीज़ें जब हो जाती हैं तो इदारों में चली जाती हैं, इदारों में रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। आपकी जो विटनेसेस होते हैं वो बड़े कंफर्म हो जाते हैं, जो आपकी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी कंफर्म हो जाते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन फीस आप देते हैं तो मजबूती आ जाती है। अगर कहीं कल को कोई मामला आ जाए, फंस जाए, तो आप जो है ना अपनी रजिस्टर्ड डीड दिखा के, ओके हमने गवर्नमेंट को पैसे दिए हैं, सब कुछ किया है, तो भाई ये कैसे हो रहा है मामला, तो वो जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं, कोर्ट भी एक्सेप्ट करता है, सारी चीज़ें एक्सेप्ट करती हैं। तो डॉक्यूमेंट जो है ना उसकी अथेंटिसिटी भी जो है ना वो रजिस्टर होने से ही बनती है। और अगर आप जो है ना घर में रखेंगे किसी चीज़ों को, और इसके अलावा अगर आपने इसके ऊपर लोन लेना है, तो जब तक आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं होगी आपको लोन भी नहीं मिलेगा। ना आपको HDFC लोन देगा, ना आपको बैंक लोन देगा, ना आपको कोई प्राइवेट लोन की एजेंसी लोन देगी। इसका रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो रजिस्टर कराने के लिए जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। पहले कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद डीड बनेगी, डीड के ऊपर स्टैम्प लगेंगे, स्टैम्प के बाद जो है ना वो FBR का टैक्स पे किया जाएगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होगी, डॉक्यूमेंट्स अगर सेटिस्फैक्ट्री होंगे तो फिर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर होकर आपको मिल जाएगा। उसके बाद वो तमाम चीज़ें जो है राइट्स ऑफ रिकॉर्ड में चली जाती हैं, और आपका एक डेटा वहाँ पर मेंटेन हो जाता है। अगर आप रजिस्टर नहीं करते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी की जो कागजात हैं वो घर में रहेंगे, वो इदारों में उनका पता ही नहीं होगा किसके नाम पे है, किसके नाम पे नहीं है। लिहाजा जब भी आप डॉक्यूमेंट रजिस्टर कराएं तो रजिस्टर कराने के बाद उसका म्यूटेशन भी कराएं, ताकि म्यूटेशन से ये होता है कि आप प्रॉपर्टी हमने जो खरीदी थी उसकी हमने फीस दी, गवर्नमेंट फीस दी, सारी दी, अब इदारे को भी पैसे दे दिए कि भाई ये हमने खरीदी है, ये तुम हमारे नाम कर दो, तो इदारा उनके नाम कर देता है। इस तरह जो इदारा नाम करता है उसको म्यूटेशन कहते हैं। जब म्यूटेशन हो जाता है तो वो राइट्स ऑफ रिकॉर्ड में चला जाता है, राइट्स ऑफ रिकॉर्ड में चला जाता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट, अब तो ऐसा भी हो गया कि सिंध गवर्नमेंट ने भी और पंजाब गवर्नमेंट ने भी जो है ना आपको एक फैसिलिटी दे दी है कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ओनरशिप चेक कर सकते हैं, आप जो है ना उसकी कंफर्मेशन चेक कर सकते हैं। और ये भी मामला है कि कुछ लोगों को पता नहीं होता था कि भाई किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसकी एक बाकायदा साइट है, वो आप विजिट करें, और सिंध गवर्नमेंट की, वहाँ से आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर हमारी बातचीत पसंद आए, चैनल पसंद आए, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को भी दीजिए, कार्य खैर है, हमारे साथ हिस्सा बनिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।